भले ही हम इनकम टैक्स चुकाने के जितने भी फायदे गिना दें, लेकिन जब ये टैक्स आपकी हमारी जेब से कटता है ना, तो एक बार चुभन जरूर होती है। और खासकर इन दिनों इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का समय आ चुका है, तो ये चुभन और ज्यादा महसूस होती है। ऐसे में कई बार आप बेबस महसूस करते हैं, लेकिन आपकी इसी बेबसी को दूर करने के लिए हर हफ्ते लेकर हम आते हैं आपका ये पसंदीदा शो टैक्स गुरु। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राव और हमारे साथ इस बार हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब, जो कि हमारे साथ स्टूडियो में। कोहली साहब, ये बेबसी दूर करने में बड़े माहिर माने जाते हैं, और बेबसी जो दूर करते हैं, ऐसा नहीं कि टैक्स के नियम की अनदेखी करने की बात करते हैं आपको, ये टैक्स के नियम के ऐसे अनछुए पहलू को बताते हैं जिससे कई बार हम आप वाकिफ नहीं होते हैं। तो टैक्स के नियम के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके ही बताते हैं, इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अगले आधे घंटे तक कुछ हम ऐसे ही तरीके पर बातचीत करने वाले हैं। हम बताएंगे कि क्या नौकरी पेशा लोगों को भी बनानी पड़ सकती है बैलेंस शीट, विदेशों में पैसे भेजने या खर्च करने पर अब क्या है टीडीएस के नए नियम, और साथ में भी बताएंगे कि 7 लाख रुपए तक टैक्स नहीं देने वाला नियम किन किन पर लागू होता है और किन किन पर नहीं। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, एक नया मुद्दा निकलकर सामने आया है। जब भी हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो लगता है कोई बड़ी चीज है और इसमें हमारा आपका क्या लेना देना। जिनका बड़ा कारोबार है, जिनके बड़े बिजनेस है, वो बैलेंस शीट बनाए, एक नौकरी पेशा क्यों बैलेंस शीट बनाए। लेकिन हर हाल में ऐसा सही नहीं है। कई मामलों में या कई शर्तों में कह सकते हैं, कई परिस्थितियों में नौकरी पेशा लोगों को ही बैलेंस शीट बनानी पड़ सकती है। क्या ऐसा कहना सही होगा? जी हाँ लक्ष्मण, बिल्कुल। बैलेंस शीट का नाम भले ही फर्क हो जाए, उसका नाम हम लोग जब इंडिविजुअल का बनाते हैं या किसी सैलरी वाले का बनाते हैं तो हम उसका नाम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स रख देते हैं। और ये आपको मान लीजिए आपका केस स्क्रूटनी में जाता है तब बनानी पड़ती है। पर मेरी तो इसमें ये सलाह है हमारे सभी दर्शकों को कि ये आपको हर साल वैसे ही बनानी चाहिए। अब सवाल ये उठता है लक्ष्मण कि ये कैसे बनाई जाती है इंडिविजुअल, क्योंकि बिजनेस की तो खाते होते हैं, कैश बुक होता है, लेजर होता है। बनाया जाएगा, इस पर मैं आपके पास आऊंगा। मुझे ये बताइए कि किन किन को बनाना जरूरी है, क्योंकि बैलेंस शीट बनाने के नाम से कईयों का हाथ पैर फूल जाते हैं। मुझे लगता है क्योंकि ये जो बैलेंस शीट है लक्ष्मण, इसके लिए आपको खाते रखने की जरूरत नहीं है। तो मैं तो ये कहूंगा सबको बनानी चाहिए, आपको भी बनानी चाहिए। कोई भी नौकरी पेशा है या कोई अदर सोर्सेज से इनकम है, कैपिटल गेन से इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, सभी को बना के रखनी चाहिए। बहुत ही काम की चीज है। जब आपको मैं बताऊंगा कि कैसे बनेगी और क्या कैसे निकल के आती है, तो आप वाकई मानेंगे कि ये मुझे भी अभी शुरू कर देनी चाहिए। पहले तो फायदे बता दिए, तभी लोग बनाना शुरू करें। नहीं, फायदे देखिए, ये आपको एक नजर में बता देगी कि आज तक जब से आपने नौकरी पेशा शुरू किया, जब से आपने कमाना शुरू किया, तब से लेके आज तक आपकी वर्थ कितनी है, नंबर 1। तब से लेके आज तक आपका कैपिटल कितना बना है, ये भी आपको पता लग जाएगा। और कोई भी जवाबदेही आपको करनी पड़ती है आयकर विभाग को, स्क्रूटनी आ जाता है या कोई आपसे पूछा जाता है। कई बार आयकर विभाग को शक होता है कि आपके अनअकाउंटेड इनकम में से एसेट्स बने हैं, तो ये डॉक्यूमेंट ऐसा है, ये बिल्कुल एक चिट्ठा सामने खोल देगा और कुछ बताने के लिए आपका नहीं रह जाएगा। आयकर विभाग देख के आपके सवाल ज्यादातर जो आपसे पूछे जाने हैं वो समाप्त हो जाएंगे। अब बताइए कि ये बैलेंस शीट बनाया कैसे है, क्योंकि आपने फायदा तो बता दिया, कई लोग चाहेंगे कि बैलेंस शीट बना के रखें। बहुत आसान है लक्ष्मण। जो लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो तो समझ सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता था, आप लोग पढ़ते होंगे कॉमर्स के शुरू के क्लासेस में, उसको सिंगल एंट्री बोलते हैं। तो जो लोग सिंगल एंट्री पढ़ते हैं उनको तो मालूम है, पर मैं इसको चलिए टेक्निकल में नहीं जाता, आसान बताता हूं। आपको जो साल भर में मान लीजिए तनख्वाह मिली, उसको आप एक तरफ रख दीजिए। आपने जो उसमें से खर्च किया घर के लिए, बच्चों की फीस के लिए, घूमने फिरने में जो खर्च किया वो घटा दीजिए। कुछ बचा होगा, उम्मीद करता हूं कुछ बचा होगा, नहीं भी बचा तो कोई बात नहीं, पर मैं मान के चलता हूं बचा होगा, उसको एक तरफ रख लीजिए। और जो जो आपके पास एसेट्स हैं, मतलब जो जो आपके पोजेशन से, घर है, गाड़ी है, ज्वेलरी है, कोई पेंटिंग है, कुछ और आपने मोबाइल फोन है, जो भी आपके एसेट्स आपने खरीदे हुए हैं उनको आप एक साइड रख लीजिए। जो आपकी लाइबिलिटीज है, आपने कुछ लोन लिया हुआ, उनको एक तरफ रख दीजिए। इसमें वो जोड़ दीजिए लक्ष्मण जो कि आपको बचत हुई है, यानी कि आपकी सैलरी में से जो खर्च हुआ है, इसको जोड़ के आप रख दीजिए। और आप देखेंगे कि एक बैलेंस शीट, एक टी फॉर्म में, आप इसको हाथ से ही बना सकते हैं या कंप्यूटर पे बना लें। आप देखेंगे कि जो इसका डिफरेंस आएगा दोनों साइड का, मैं 2 साइड बता रहा हूं, एक तरफ आपने एसेट्स रखे, एक तरफ आपने लाइबिलिटीज रखी, और एक तरफ आपने लाइबिलिटी में वो जोड़ दिया जो आपकी बचत हुई। तो आप देखेंगे जो डिफरेंस आएगा वो आपका कैपिटल निकल कर आ जाएगा। और एक टी फॉर्म के डॉक्यूमेंट में आपका पूरा का पूरा चिट्ठा, फाइनेंशियल जिंदगी का चिट्ठा, या मैं ऐसा कहूं कि आपकी फाइनेंशियल जन्म पत्री आपके सामने आ जाए। बिल्कुल। तो ये सिर्फ मुझे लगता है कि टैक्स के लिहाज से नहीं, वैसे भी कहा जाता है कि अगर आप बचत करना चाहते हैं तो उसकी पहली शर्त ये है कि आप अपनी आमदनी और खर्च का हिसाब किताब रखिए, तो पता चल जाए कि हम जितनी खर्च कर रहे हैं वो आमदनी से मेल खाता है, ज्यादा होता है। तो इस लिहाज से भी ये बैलेंस शीट आपको काफी मददगार साबित होगी। जरूर लक्ष्मण, बहुत ही काम की चीज है।
और जब आप बनाएंगे तो आपको ऐसी आदत पड़ जाएगी कि किसी साल आपने मिस किया तो आपको कमी महसूस होने लगेगी कि उस साल का तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। और ऐसा नहीं है लक्ष्मण कि आपने अभी तक अगर नहीं बनाई है तो अब नहीं बना सकते, ये एज ऑन डेट होती है, कभी भी आप शुरू करें इसमें, तो जब जागे तब सवेरा। बिल्कुल, ये एक बहुत ही काम की चीज़ और फायदे की बात है। तो इसमें अगर आप मितव्ययी बनना चाहते हैं, टैक्स बचाना चाहते हैं, अपना हिसाब किताब का चिट्ठा एक नज़र में डालना चाहते हैं, तो बैलेंस शीट बना कर रखिए। और जैसे कि कोहली साहब ने बताया, बहुत सारे फायदे इसके हैं और आगे चलकर हम लोग शो में चर्चा करेंगे। कभी कोई दिक्कत हो तो लिखिएगा हमें tax@moneycontrol.com पर कि बैलेंस शीट में और किस किस चीज़ को दिखाएं। अच्छा, एक चीज़ आपने बताया कि बैलेंस शीट में आप अपनी लायबिलिटी को बताइए, एसेट को बताइए। कोई ज़रूरी है कि उसी फाइनेंशियल ईयर की जो लायबिलिटी एसेट को उसी को दर्शाएं या फिर नहीं, पिछले जो फाइनेंशियल ईयर के लायबिलिटी एसेट है उसको भी दर्शा सकते हैं? अगर तो लायबिलिटी समाप्त हो चुकी है फिर तो वो नहीं आएगी, पर अगर जिस समय आप बैलेंस शीट को बना रहे हैं लक्ष्मण, उस समय वो लायबिलिटी खड़ी है तो फिर आपको उसमें लेनी चाहिए। जी, चलिए, तो अब आप शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं दिल्ली, जहां से अशोक आनंद जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं दुनिया की। नहीं, ये धन्यवाद के पात्र आप लोग भी हैं कि आप लोग हमारे शो से जुड़े रहते हैं और हम लोगों को अच्छा लगता है कि हम लोग आपकी समस्या को सुलझाते हैं किसी भी तरीके से। तो बताइए, इस बार टैक्स गुरु से किस तरह से हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं? फादर की डेथ के बाद प्रॉपर्टी जो है वो 3 हिस्सों में, वाइफ और 2 बेटों के हिस्से में आ गई थी। बड़े बेटे ने अपने हिस्से का मदर को गिफ्ट कर दिया था। अब छोटा बेटा NRI है और वो अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, तो वो किस तरह से टैक्स बचा सकता है? उसके पास ना तो पैन कार्ड है और ना उसके पास अब इंडिया में अकाउंट है। वो बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है। बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? हाँ। कौन से बॉन्ड में? ये EC 54 EC में 54 EC जो समझ गए, कैपिटल गेन्स बॉन्ड जो अलग अलग NHI PFC वगैरह जारी करते हैं वैसे। जी बिल्कुल अशोक जी, आपके जो छोटे बेटे हैं वो टैक्स बचा सकते हैं 54 EC में। 50 लाख तक आपको पता होगा कि टोटल इन्वेस्टमेंट हो सकती है। 6 महीने तक उनके पास समय होता है करने के लिए, बिल्कुल बचा सकते हैं। और अगर वो यहाँ रिटर्न नहीं फाइल करते हैं, पर क्योंकि अब उनको कैपिटल गेन हुआ है अशोक जी, तो उनको पैन नंबर लेना पड़ेगा। आधार भले ही वो ना लें, नॉन रेजिडेंट्स के लिए आपको पता होगा कि आधार की जरूरत नहीं होती, पर पैन नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि पैन नंबर के बिना वो अपने रिटर्न नहीं फाइल कर पाएंगे। तो अगर ये ट्रांजैक्शन हुआ है कैपिटल गेन का अशोक जी, तो रिटर्न उनको फाइल करनी पड़ेगी, पैन नंबर लेना पड़ेगा। 54 EC में बाकायदा वो टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त है, वो है आपको आमदनी के 50 लाख रुपए की। नहीं, 50 लाख रुपए तक के बॉन्ड्स ये ले सकते हैं। 50 लाख रुपए तक के बॉन्ड ले सकते हैं। उससे तो जो प्रॉपर्टी बेचेंगे उससे जो पैसा आएगा उसमें इस 50 लाख रुपए तक के आप बॉन्ड ले सकते हैं और फिर इसके जरिए आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। कब तक ये समय सीमा होती है इसमें? 6 महीने तक। 6 महीने के भीतर आप ये ले सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा अशोक जी। नहीं सर, एक चीज है। हाँ। बेटे ने ना अपना एफिडेविट दे दिया है बाहर को कि मेरे हिस्से का पैसा मेरी मदर को ट्रांसफर कर दिया जाए। क्या मदर भी वो बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकती है? नहीं, देखिए, जो बेटे ने मदर को किया है अशोक जी ट्रांसफर, वो एक गिफ्ट माना जाएगा। कैपिटल गेन अक्रू तो आपके बेटे के नाम ही होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी बेटे के नाम है, तो कैपिटल गेन अक्रू उनके नाम होगा। और जो आगे वो मदर को दे रहे हैं वो मदर को गिफ्ट माना जाएगा। तो मदर को बॉन्ड्स में करने की जरूरत नहीं है, मदर को तो इनफैक्ट टैक्स फ्री उनके हाथ में आएगा। पर जिसके नाम प्रॉपर्टी है, टैक्स सेविंग उसी को करनी पड़ेगी। जी चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अब चलते हैं पुणे, जहां से RY देशपांडे जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देशपांडे जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्ते सर। लक्ष्मण जी, नमस्ते। आपका ये शो 24/7 चलना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। चलिए, आपका प्यार ऐसे ही बने रहे, हम लोग शो को बिल्कुल थोड़ी मदद मुझे ऐसी चाहिए। अभी क्या हो गया है, हमारे 2 बेटे हैं, वो दोनों NRI है, दोनों अलग अलग जगह है, और हमारे पास जो शेयर्स है वो अभी उनको हमें गिफ्ट करने हैं, हमारे नाम पे नहीं रखना है। तो दूसरा कौन है? हमारे लीगल हेयर्स वही है, तो उनको दे देना है। तो उसमें डूज और डोंट्स क्या है? उसमें उनको टैक्स इम्प्लीकेशंस या कुछ लीगल इम्प्लीकेशंस आ सकती है क्या? वो नहीं आए उसके लिए हम क्या करें? जी देशपांडे साहब, लक्ष्मण देशपांडे साहब ने कहा कि ये शो 24/7 चलना चाहिए। मैं सोचा था कि 24/7 चले तो टैक्स की ओवरडोज हो जाएगी। ये तो दर्शकों को एनीवे ये तो मजाक की बात रही। पर आप देशपांडे साहब, आप अगर अपने बच्चों को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ये डीमैट अकाउंट आप दोनों बेटों का खुलवा दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ खुला हुआ होगा। अगर नहीं खुला हुआ है तो डीमैट अकाउंट खुलवाएं। डीमैट अकाउंट खुलवा के आप उसको उनके अकाउंट में, अपने अकाउंट से जो भी देना चाहते हैं ट्रांसफर कर देते हो, क्योंकि आपसे आपके बेटों को जा रहा है तो ये गिफ्ट माना जाएगा।
और सेक्शन 56(2)(10) जो आयकर का है उसके अंतर्गत ये गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि वो स्टिपुलेटेड रिलेटिव्स में आ जाते हैं। तो आपको एक छोटा सा गिफ्ट डीड बना के अपने पास रखना होगा, जिसमें आप बता दीजिए कि मैं अपने पुत्रों को ये शेयर्स अपने गिफ्ट कर रहा हूं, और उसके बाद जब उनके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे तो वो उसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो जब मर्जी उसको बेच सकते हैं, अब वहां रखना चाहें रख भी सकते हैं, और जब मुनाफा हो तो बेच भी सकते हैं, और उसके बाद जो कैपिटल गेन होगा उसको बेचने पर जो मुनाफा होगा वो बेटों के हाथ में टैक्सेबल होगा। ये गिफ्ट डीड दरअसल होता है कि एहतियात के तौर पर बनाया जाता है। कल कोई सवाल जो आप पूछे तो आप बता सकें, गिफ्ट के जरिए हमारे पास आया है। देशपांडे जी, आपके सवालों का जवाब मिल गया है? नहीं, अगर सर मैं उनके 2 अकाउंट खोलने की जगह अगर हमारे अकाउंट में उनको नॉमिनेट कर दूं तो काम हो जाएगा? हाँ, ये भी कर सकते हैं आप। अगर नॉमिनेशन करना चाहते हैं तो फिर आपके बाद ये उनके नाम ये शेयर्स हो जाएंगे, वो कर सकते हैं। पर ये दोनों देशपांडे साहब अलग अलग चीजें हैं। आपने क्योंकि पहले पूछा था कि आप उनको गिफ्ट करना चाहते हैं, नॉमिनेशन तो कुछ और है। नॉमिनेशन तो व्यक्ति के जाने के बाद फिर उस जो भी उसका उत्तराधिकारी जो नॉमिनेशन में लिखा होता है जिसका नाम, उसके नाम वो शेयर्स कर दिए जाते हैं। तो दोनों अलग अलग पहलू हैं। बिल्कुल ये भी कर सकते हैं आप और वो भी कर सकते हैं। चलिए, आपके पास दोनों विकल्प है, जो आपको सहूलियत हो उस सहूलियत के हिसाब से आप उसको अपना सकते हैं। और इसमें टैक्स बचाने में कोई उलझन हो तो बताइएगा, हम लोग फिर उस उलझन को दूर करने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल समय है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे क्या विदेश में पढ़ने वाले छात्रों को मिलेगी सेक्शन 80C में टैक्स छूट, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स ग्रुप, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, एक सवाल आया है गाजियाबाद से अनिल कुमार सक्सेना जी का। सक्सेना जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सक्सेना जी नमस्कार, क्या सवाल है आपके पास? नमस्कार, बस बिल्कुल ठीक है। मेरा सवाल ये था कि मैंने अपने रिटायरमेंट बेनिफिट से 15 लाख रुपए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट किए थे 5 साल पहले। ठीक है। तो अभी इस साल वो मैच्योर हो गया और मैंने वो अकाउंट क्लोज करा दिया था। तो अकाउंट क्लोज होने के बाद पैसा मेरे सेविंग्स बैंक अकाउंट में आ गया है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर मुझे या तो कोई टैक्स तो नहीं देना है, और दूसरा क्योंकि पैसा मेरे पास वापस आया तो मुझे इसको कहीं दिखाना है कि अपने इनकम टैक्स रिटर्न ITR 2 में। चलिए अनिल जी, जो पैसा वापस आया है क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया था वो वापस आया है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि जो इस पे ब्याज आ रहा था वो आप जब जिस साल में आता रहा आप उसको दिखाते रहे, तो अब प्रिंसिपल वापस आना कहीं टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि जितना आपने निवेश किया था वही वापस आ गया। दूसरा आपने पूछा कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना, देखिए जब आपके बैंक में आ जाता है तो एक एसेट बन जाता है आपका, और एसेट जिनकी 50 लाख रुपए से ऊपर की इनकम होती है उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न में एक शेड्यूल है जिसका नाम है शेड्यूल AL, एसेट लायबिलिटी जिसको हम बोलते हैं। उन्हीं लोगों के लिए अपने एसेट्स दिखाने जरूरी होते हैं जिनकी 50 लाख से ऊपर की इनकम होती है। तो अगर आपकी 50 लाख से ऊपर की है तो जब ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में आया है तो लाजमी बात है जब आप एसेट्स दिखाएंगे तो उसमें आप बैंक अकाउंट भी दिखाएंगे, उसमें आ जाएगा। पर अगर 50 लाख से कम है तो फिर आपको ये कहीं पर भी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने पहले ही टैक्स चुका दिया TDS को। तो जी पहले मतलब जब इसका इंटरेस्ट एक्रू हो रहा था तो लाजमी बात है ये उसको अपनी उन साल की आयकर विवरणियों में दिखाते रहे होंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं अनिल जी आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। और अगला सवाल है, इससे पहले एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा, वो है विदेशों में क्रेडिट कार्ड से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को लेकर के सरकार ने पिछले दिनों खास नियम लाया था कि आप ऐसे ट्रांजैक्शन करेंगे तो 20% आपको TCS देना पड़ेगा। लेकिन उस पर हंगामा काफ़ी ज़्यादा मचा, तो फिर सरकार उस फैसले को वापस ले ली है। अब जो नया फरमान है वो क्या कहता है उसको आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप क्रेडिट कार्ड से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं विदेशों में या फिर भारत में रह के पैसे बाहर भेज रहे हैं तो ये नियम क्या है, नया नियम? कोहली साहब से समझेंगे। कोहली साहब, ये क्या कहते हैं नया नियम? सरकार मुझे लगता है कि पहले फैसला लिया वापस पलट गई। जी हाँ, देखिए TCS पीछे जब ये आया था तो लोग ये कह रहे थे कि तो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स नहीं, टैक्स कॉम्प्लिकेटेड एट सोर्स हो गया है, यहाँ तक बात हो रही थी। बिल्कुल अब थोड़ा फेरबदल किया गया है कि अगर आप विदेश में बैठ के जब क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे, यानी जब आप ट्रैवल कर रहे हैं होटल के लिए, अपनी शॉपिंग के लिए, किसी भी काम के लिए आप जब यूज़ करते हैं तो वो LRS के दायरे में नहीं आएगा, यानी कि वो TCS के दायरे में नहीं आएगा। पर अगर उसी क्रेडिट कार्ड को अगर आप भारत में बैठ के इस्तेमाल करेंगे, यानी यहाँ से आप रिमोट स्वाइपिंग अगर कर देंगे, तो वो फिर 7 लाख की जो सीमा है, ये ध्यान रखना होगा सबको, मुझे लगता है याद होगी कि 7 लाख से ऊपर 5% TCS है। उस पर जो 20% कर दिया गया था उसको भी होल्ड कर दिया गया 1 अक्टूबर तक। अब 5% TCS लगेगा, तो वो भारत में बैठ के क्रेडिट कार्ड यूज करने पर, और 7 लाख से ऊपर लिमिट पर बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि शायद हम इमीडिएटली कुछ भी क्रेडिट कार्ड से लेंगे तो लगेगा, ऐसा नहीं है। इसका हिसाब रखा जाएगा और आपको उस पर 5% TCS देना होगा।
7 लाख से ऊपर का ध्यान रखिएगा। ये 7 लाख की सीमा जो है एक सिंगल ट्रांजैक्शन की सीमा नहीं है, पूरे कारोबारी साल की सीमा होती है। किसी साल के किसी भी समय पे आप अगर 7 लाख की सीमा पार कर चुके हैं तो भले अलग अलग क्रेडिट कार्ड से हो, अलग अलग ट्रांजैक्शन को सबको जोड़ कर देखा जाएगा। तो इसका ध्यान रखिएगा और इसकी व्यवस्था बनाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, इसलिए सरकार ने 1 अक्टूबर तक का समय भी लिया है। जी हाँ, और अगर कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि 7 लाख के पीछे क्या रहस्य है, तो जिस समय डॉलर 70 रुपए का था, $1, उस समय $10,000 की लिमिट रखी गई थी। अब तो खैर डॉलर 80-82 रुपए, 81-82 घूम रहा है, तो तब से 7 लाख की सीमा चल रही है। आप ऐसी बात बता दें कि सरकार की नजर इस पर पड़ जाएगी सीमा पे भी। चलिए, तो इसका ख्याल रखिएगा। वापस से शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। चलते हैं दिल्ली, जहां से SD शर्मा साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। बताएं क्या सवाल है आपके पास। सर थैंक यू, आपने मेरा क्वेश्चन लिया अपने CNBC आवाज में। मेरा क्वेश्चन ये है जी। कि मेरे बच्चे 2 बाहर हैं, जिसमें फॉरेन में पढ़ रहे हैं। एक तो मैं उनको जो पैसा भेज रहा हूँ वो ATC में कवर होगा या नहीं होगा। दूसरा इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपने जवाब भी दे दिया है थोड़ा सा, कि जो 7 लाख से ऊपर वाला मैं फीस देता हूँ तो क्या उस पे TDS कटेगा मेरा। दूसरा क्वेश्चन मेरा कैपिटल गेन का है। कैपिटल गेन ठीक है, पहले इसका जवाब ले लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे। आप फोन लाइन पे बने रहिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो बच्चे विदेश में पढ़ते हैं तो उस पे आज हमारे ज्यादातर दर्शक ऐसे ही आ रहे हैं जिनके बच्चे विदेश में या कोई ना कोई विदेश में है। जी हाँ, बिल्कुल। ATC में जो आप ट्यूशन फी का बेनिफिट मिलता है शर्मा साहब, 1.5 लाख तक की ATC की आपको पता होगा लिमिट है, उन्हीं इंस्टीट्यूशंस के लिए मिलता है जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। अच्छा। तो अगर मान्यता प्राप्त है जिस यूनिवर्सिटी में आपके बच्चे गए हुए हैं तब तो आपको मिल जाएगा। वैसे भी ये 1.5 लाख तक का है और ये 1.5 लाख बहुत जल्दी ये सीमा भर जाती है, आप इस बात को जानते ही होंगे। दूसरा आपने 7 लाख वाला पूछा, जैसा कि हमने बताया कि 7 लाख से ऊपर जब आप कर रहे हैं तो उस पर बाकायदा TCS होगा, 5% उस पर रेट है, वो आपसे कलेक्ट किया जाएगा जब आप यहाँ से रेमिटेंस करेंगे। चलिए, अगला सवाल क्या है शर्मा जी। मेरा कैपिटल गेन का है सर। कैपिटल गेन में मेरे को, जैसे मैंने 24 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी थी और बेची मैंने 41 लाख की, तो क्या मेरा जो इन्फ्लेशन का फायदा मुझे रजिस्ट्री के दिन से मिलेगा या जब से मैंने पेमेंट जमा कराई है। दूसरा इसी के साथ रिलेटेड है कि जब मैं वैल्यूअर से वैल्यूएशन करा रहा हूँ प्रॉपर्टी की तो 39 लाख आ रही है, तो क्या मेरे को टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए शर्मा साहब, इसमें पहला आपका सवाल था कि क्या जो कैपिटल गेन है वो लगेगा कि नहीं लगेगा। दूसरा आपने पूछा कि वैल्यूअर का जो वो वैल्यूएशन है वो ज़्यादा आ रही है। तो इसमें जो सेक्शन 50C होता है, एक तो उसके नियम होते हैं। इसके अंतर्गत आपको ये देखना पड़ेगा कि पैसा आप जो 39 लाख और 41 लाख जो वैल्यूएशन की है, पर आपकी अगर जो एक्चुअल है, मतलब जिस डेट से, क्योंकि इन्होंने डेट का भी पूछा था लक्ष्मण, तो डेट, जिस डेट को रजिस्ट्री होगी, जिस डेट को ट्रांसफर होती है, उस डेट को माना जाता है। जिस डेट को पैसा जमा होता है उस डेट को नहीं माना जाता। दूसरा आपका सवाल है कि वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन इसमें नहीं, जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है उस कॉस्ट से वो इंडेक्सेशन की जाएगी। वो जो वैल्यूएशन का है वो किसी और पर्पस के लिए यूज किया जाता है, बल्कि इसका रिवर्स होता है तब यूज। हाँ, क्योंकि आपके कॉस्ट के हिसाब से कैपिटल गेन उसमें कैलकुलेट किया जाएगा, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स भी उसी के हिसाब से लगाई जाएगी। चलिए, उम्मीद करते हैं शर्मा साहब आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। आप ऐसे ही अपनी उलझने हम तक पहुंचाइए, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे ग्रॉस प्रॉफिट में ग्रोथ होने पर रिटर्न फाइलिंग में क्या सावधानी बरतें, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब चलते हैं सीधे यमुनानगर, जहां से आयुष गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आयुष जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास। नमस्कार सर। सर मेरा सवाल है, मेरा लास्ट ईयर का जो ग्रॉस प्रॉफिट था मेरी फर्म का वो 11% था, एंड जो मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट बना है वो 6% बना है। तो मुझे ये जानना था, जैसे जीपी ड्रास्टिकली डिक्लाइन हुआ है, तो इस केस में मेरे पास कोई नोटिस आने के चांसेस हैं कि इनकम टैक्स के। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है लक्ष्मण। ये एक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आयकर विभाग इस इक्वेशन पर नजर रखता है। इक्वेशन फिर से बता दीजिए थोड़ा। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इस पे आयकर विभाग और जीपी पे वाकई आप उन्होंने ठीक पकड़ा कि आयुष जी ने, कि ग्रॉस प्रॉफिट पे नजर रखता है। ग्रॉस प्रॉफिट जब ड्रॉप करता है
तो वो केस स्क्रूटनी में आने का चांस होता है। तो आप अपना नेट प्रॉफिट देखिए आयुष, अगर नेट प्रॉफिट आपका मेंटेन्ड है तो शायद आप नजर में ना आए, पर इसके लिए आप तैयारी करके रखें कि किस वजह से गिरा है। नेचुरली आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई होगी, परचेस कॉस्ट बढ़ गई होगी, कुछ आपके जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ गए होंगे, तो आप जवाबदेही के तैयार रहिए। बाकी आपका जो अंदेशा है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि जब भी ग्रॉस प्रॉफिट गिरेगा तो बिजनेस पे स्क्रूटनी में आने का वो डर होता है, स्क्रूटनी में उठा लेता है आयकर विभाग कि भाई क्या ऐसी गड़बड़ हुई जो एकदम से प्रॉफिट गिर गया, क्योंकि इसको वो लोग टैक्स इवेजन का भी एक तरीका देखते हैं, इसलिए स्क्रूटनी वो करना चाहते हैं तसल्ली के लिए। बल्कि होता क्या है कि जो लोग इसके नाम पे कुछ टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं या फिर टैक्स इवेजन करते हैं, तो उनको पकड़ने के लिए इस तरह केस को लोग स्क्रूटनी में डालते हैं। लेकिन चूंकि आपका जेन्युइन केस है, अगर आपके पास इनकम टैक्स विभाग का कोई नोटिस आता है, आपको लगता है कि इसको सही से जवाब देने में टैक्स गुरु की मदद चाहिए, तो आप हमें लिखिएगा, हम लोग उस उलझन को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो कोहली साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के लिए। और आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर जीएसटी से, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर, और अपने सवाल के साथ अपना मोबाइल नंबर और नाम डालना ना भूलें, क्योंकि हम लोग सीधा आपको संपर्क कराते हैं अपने टैक्स गुरु से, सीधे आप सवाल जवाब कर सकते हैं। तो टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।